हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का मॉक टेस्ट नंबर आप 34 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे यूपी पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट, लेखपाल एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, उच्च पैदावार वाली बीजों की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? सोनालिका और कल्याण सोना दोनों ही गेहूं की उच्च पैदावार वाली यानी हाई प्रोडक्शन वाली किस्में हैं या गेहूं के ये बीज हैं। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। सोनालिका और कल्याण सोना दोनों ही गेहूं के बीज हैं या गेहूं की किस्में हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सर्व और वोली ये दो टर्म, ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों ही टर्म टेनिस खेल से संबंधित हैं। जब एक खिलाड़ी टेनिस के खेल में जब एक खिलाड़ी गेंद को मारकर, रैकेट से मारकर दूसरा खिलाड़ी जो दूसरी तरफ खड़ा होता है उसके पाले में भेजता है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं सर्व। और जब गेंद ज़मीन पर उछलने से पहले ही रैकेट द्वारा मार दी जाती है तो उस शॉट को बोलते हैं हम वॉली। और जब गेंद टब्बा खाने के बाद, जब गेंद जैसे टब्बा खाया गेंद ने और उसके बाद जब शॉट खेला जाता है तो उसको बोलते हैं हाफ वॉली। तो ये तीन टर्म हैं, सर्व, वॉली और हाफ वॉली। ये तीनों टर्म टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके। रामकृष्ण मिशन का आपको स्थापना पूछता है कि स्थापना इसकी कब हुई थी। 1 मई, वो वर्ष था 1 मई 1897 को स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे तो आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये एक मठ है, कहाँ पर है ये? बेलूर में। तो ये एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेलूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये भी याद रख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में है ये। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जुड़ जाते हैं इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको बताना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर भारत सरकार द्वारा किसानों की कितनी फसलों को शामिल करती हैं। अब समझ लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होता क्या है। एक्चुअली न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी जिसे आप कहते हैं, ये वो मूल्य होता है किसी फसल का जिस पर सरकार जो है किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी फसल को जो है खरीदने को तैयार रहती है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसानों ने जो फसल उगाई प्रोडक्शन के बाद में, किसान जिस कीमत पर सरकार को बेचेगा या सरकार जिस कीमत पर उस अनाज को किसान से खरीदेगी, उसे ही हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसको क्यों लागू किया जाता है? देखिए, जो उत्पादक होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, उनकी फसलों में जैसे मूल्यों में किसी भी तरह की गिरावट ना आए, उस तरह से सुरक्षित रखने के लिए उनकी फसलों को, उनके प्रोडक्शन को, इसलिए ये एमएसपी लागू किए जाते हैं, ये प्राइस। और इसमें कितनी फसलें आती हैं? ऐसी 24 फसलें शामिल की गई हैं। तो वर्तमान में 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसमें 7 जो हैं अनाज हैं, 7 अनाज है, जिसमें कौन कौन से अनाज है? धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। 5 दालें आती हैं, अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर। 8 तिलहन की फसलें आती हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष कृषि क्षेत्र जिसे आप कहेंगे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो विशेष कृषि क्षेत्र यानी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। और ये होता क्या है? तो विशेष कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसमें जो कृषि की एक्टिविटी होती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उनको प्राथमिकता दी जाती है, उसमें सिंचाई की सुविधाएं जो है वहाँ पर अपनाई जाती हैं। अगर आप बात करें, एक और होता है SEZ, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये निर्यात होते हैं हमारे, एक्सपोर्ट करने के लिए जिन क्षेत्रों को डेवलप किया जाता है वो स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र कहलाते हैं। और जिन क्षेत्रों को एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या सिंचाई सुविधाओं को उसमें अप्लाई करने के लिए जो क्षेत्र डेवलप किए जाते हैं वो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन में आते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य था लागू करने वाला।
अगला क्वेश्चन देखें, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये थी, देखिए यहाँ देखेंगे आप एस विजयलक्ष्मी, सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। ये भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी साल 1974 में, और शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला थी एस विजयलक्ष्मी, यानी सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर खाली आप जो है भारतीय कर दें, अगर महिला शब्द को हटा दें तो कौन होंगे? वो होंगे विश्वनाथ आनंद। तो शतरंज के पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इनको आप जानते ही हैं, और ये महिला हैं, दोनों को याद रखेंगे, इसी फील्ड से हैं दोनों। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और इस दिन जो है महात्मा गांधी की ये पुण्यतिथि, यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। और एक और होता है शहीद दिवस, 23 मार्च को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस के हिसाब से चेक करेंगे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस, किस वर्ष हुई थी? तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पहली आर्थिक जनगणना, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुई थी साल 1977 में हुई थी। ये फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस थी भारत की। अगर हम अभी बात करें, 2019 चल रहा है, अभी कौन सी हुई है लेटेस्ट में? तो 2019 में जो इकोनॉमिक सेंसस हुई है वो है 7th, यानी 1977 से लेकर 2019 तक, जो आज 2019 में जो सेंसस हुई है वो भी कौन सी इकोनॉमिक सेंसस? वो 7वीं है, लेटेस्ट वाली। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, और ये पहली बार जब शुरुआत हुई थी इन अवार्ड्स की, भारत रत्न की, राष्ट्रीय सेवा के लिए दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इसमें कला के क्षेत्र में, साहित्य में, विज्ञान में, या फिर जो सोशल सर्विसेज होती हैं, पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में, खेल में, ये इन फील्ड्स में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इसमें जो है इस सम्मान की स्थापना, भारत रत्न की स्थापना आपसे पूछ लेता है, इसको भी याद रखिएगा। 2 जनवरी भारत रत्न की स्थापना, या इस अवार्ड को 2 जनवरी 1954 से दिया जाना शुरू किया गया था। तो प्रथम, अगर आपसे पूछे भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था पहले ही वर्ष। कौन कौन थे वो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और अगर हम इनकी बात करें, गोविंद वल्लभ पंत की, इनको मिला था साल 1957 में। इम्पॉर्टेंट है ये, और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। अगर लेटेस्ट में बात करें तो हाल फिलहाल में आखिरी बार किसको मिला है ये जो भारत रत्न है, ये मिला है नानाजी देशमुख को, इनके मरने के बाद में दिया गया है। ये भूपेन हजारिका को भी मरने के बाद में, और प्रणब मुखर्जी को। 2019 के लेटेस्ट हैं, ये 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं आखिरी बार, या लेटेस्ट वाले आप कहेंगे। तो स्थापना वर्ष 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है, चंदौली जिले में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब यहाँ पर जो है, इसमें जो एशियाटिक लायंस होते हैं ना, एशियाई शेर, उनको संरक्षण देने के लिए इसको एक तरीके से सुरक्षित किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब, ये खिताब है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम क्या है? फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडल विनर, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला थी। ये वेट लिफ्टर थी एक्चुअली, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में कोई पदक हासिल किया था, और इनको मिला था कांस्य पदक सिडनी ओलंपिक 2000 में। ये इस तरह से ओलंपिक खेलों में जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी। नेक्स्ट चलेंगे। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है?
तो इसको हिंदी में टाइटल है इसका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं और ये गांधी जी की आत्मकथा है, ये ऑटोबायोग्राफी है, इसको याद रखेंगे। और ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है, ये भाषा भी आप देख सकते हैं, गुजराती भाषा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पैठन, देखिए पैठन जल विद्युत परियोजना का दूसरा नाम भी आता है, इसको कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। इसको ऐसे आप पढ़ेंगे, जायकवाड़ी परियोजना या फिर पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में ये जो है स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक इन केरला बतानी है आपको। जो अनाईमुडी चोटी है, अनाईमुडी या अनामुडी चोटी जो है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है और ये चोटी जो है केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये केरल राज्य का जो इडुक्की और जो इनारकुलम जिला है ना, उसकी बॉर्डर पर है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पिकासो के तौर पर किसको जाना जाता है? पिकासो ऑफ इंडिया। तो पाब्लो पिकासो हुआ करते थे, स्पेन के एक महान चित्रकार थे। ये पाब्लो पिकासो स्पेन के एक महान चित्रकार थे। अगर हम इंडिया में कंपैरिजन करें तो इंडिया में किसको इनके बराबर संज्ञा दी गई है? तो ये थे मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं बट ध्यान से देखिएगा। तो इनको भारत सरकार ने साल 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्न में कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी यानी रूट पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है? तो देखिए जो ओरोबैंकी है, इसका ऑप्शन ए है। ये एक्चुअली बंची नहीं है, ओरोबैंके, इसकी स्पेलिंग होगी OROBANCHA, ओरोबंचे, सॉरी, हाँ ओरोबंचे पढ़ सकते हैं, ओरोबंकी, एक दोनों को ही आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक जड़ परजीवी है, ये दूसरे पौधों की जड़ों से अपना जो भोजन निकालता है और दूसरे पौधों के जो तने होते हैं उनसे भी अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो इसको याद रखेंगे, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। मक्का है, कॉर्न, मक्के के उगाने से पहले जो मक्का की फसल होती है, प्री इमरजेंस, उसके उगाने से पहले इस्तेमाल में किया जाने वाला कौन सा तीड़नाशक हर्बिसाइड इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए जो मक्का की फसल होती है, मक्का या फिर गन्ने, तो मक्का और गन्ने इनकी फसल को उगाने से पहले एक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है इन फसलों में, इसे हम कहते हैं अट्राजीन। ऑप्शन ए है अट्राजीन, इंग्लिश में आप ऐसे इसको लिखते हैं, अट्राजीन को पहले ही इन दोनों फसलों के लगाने से पहले ही यूज़ किया जाता है। भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, CICR, इनमें से कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है ये। और इसके अलावा इसकी स्थापना साल 1976 में की गई थी। अब इसके अलावा और इंस्टीट्यूट भी हैं, कुछ रिसर्च सेंटर भी हैं, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, आप जानते हैं कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में, बहुत पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसकी कमी के कारण फल चटकता है? जो फ्रूट क्रैकिंग होती है, आपने देखे होंगे, जो फल आप जब लेने जाते हैं, आम देखते हैं, आम कभी कभी फट जाता है, कोई भी फल फट सकता है, तो ये एक्चुअली इस फल में किस चीज़ की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो फट जाता है? तो एक केमिकल एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं बोरॉन। ये बोरॉन है, इस बोरॉन की कमी से फल चटक जाते हैं। अगला देखें, तो फलों में एक बीमारी होती है, जो खट्टे फल होते हैं, एक खट्टे फलों में कैंकर, ये कैंसर नहीं है, कैंकर नाम की एक बीमारी होती है, ये खट्टे फलों में होती है। ये कौन सी बीमारी है, यानी किसकी वजह से? इनका मेन कॉज बताना है, क्या वो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या किसकी वजह से है? तो खट्टे फलों में जो कैंकर की बीमारी है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, ऑप्शन सी। उस बैक्टीरिया का अगर आपसे नाम पूछे तो जेंथोमोनास ऑक्सोनोपार्ड्स, जेंथोमोनास ऑक्सोनोपार्ड्स के कारण होती है। और ये जो है सभी प्रकार के जो नींबू होते हैं, नींबू की जो है फसल को भी प्रभावित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अधिक अन्न उपजाओ ग्रो मोर फूड कैंपेन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये साल 1948 में इस कैंपेन को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य
किसानों के लिए बेहतर टेक्निक्स को जो है एक तरीके से अरेंज करना था, ताकि जो प्रोडक्शन है फसलों की वो अनाजों की बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? आलू में जो ब्लैक हर्ट नाम की बीमारी, एक तो ये पूछता है कि ब्लैक हर्ट किस फसल या किस सब्जी की बीमारी है, तो ये आलू की है। अब ये किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन, अच्छा ये दो चीज़ें आप याद रखनी है इस क्वेश्चन में। अभी तो सॉरी, ऑप्शन में भंडारण में O2 की कमी यहाँ है, ऑक्सीजन की कमी होगी तब भी। स्टोर जब हम करते हैं, आलू को स्टोरेज में रखते हैं एक, जहाँ पर बहुत बड़े स्टोरेज रूम बनाए जाते हैं आलू के, उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तब ये बीमारी लग जाएगी आलू में। अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो तब भी ये बीमारी हो जाती है। तो दोनों ही याद रखने हैं ऑप्शंस के हिसाब से। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम, जिसे आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, किस वर्ष ये लागू किया गया था? साल 1914 में आया था ये अधिनियम। इसका उद्देश्य जो विनाशकारी कीट होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए जो है फसलों को बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप इरी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने करवाया है आपको। तो ये देखिए फिलीपींस में है। देश की बात करोगे तो फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और आपको मनीला के अलावा भी दो शब्द हमने लिखवाए थे, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो ज़्यादातर राजधानी भी पूछेगा आपसे, मनीला में फिलीपींस में है। और इसका एक दक्षिण एशियाई केंद्र भी है जो वाराणसी में स्थित है, ये भी याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक या फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है? तो सर रोनाल्ड एलेमर फिशर, सर रोनाल्ड एलेमर फिशर या R.A. फिशर को ही सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और इन्हें आधुनिक आंकड़ों का जनक भी माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में आंकड़ों के जनक कौन कहे जाते हैं? पीसी महालनोबिस भारत में फादर ऑफ स्टैटिक्स कहे जाते हैं, जबकि वर्ल्ड में कहे जाते हैं R.A. फिशर्स। दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साल था 1905। आइंस्टीन ने जो है क्वांटम के सिद्धांत को आधार माना और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इसकी व्याख्या की इन्होंने कहा कि जब प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है तो, और इन्हीं बंडलों को जो है क्वांटम या फिर क्वांटा या फिर फोटोन इन्होंने कहा। तो इसको आप याद रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी यानी हार्ड वाटर में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है? तो इसको आप याद रखेंगे, हार्ड पानी में जो अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, हार्डनेस उनकी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन यानी कमर्शियल रियरिंग को संदर्भित करता है? तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और रेशम कीट पालन को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं सेरिकल्चर, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने और इसे पूरा करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए ये एक तार है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये एक बैटरी है और इससे एक बल्ब यहाँ पर आपने लगाया हुआ है, बल्ब हो या कुछ भी, फैन वगैरह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें आप देखते हैं आपके घरों में क्या होते हैं, आपके घरों में फ़ैन लगा होता है ना, टीवी लगा होता है, और एक वो किससे ऑन, जब आप स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तभी तो चलता है। जब आप इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से करंट इस बैटरी से या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से घर के होती हुई इस बल्ब में, पंखे में या टीवी में होकर वापस चली जाती है। अगर ये स्विच ऑफ होगा यानी ये ओपन होगा, स्विच इस तरह से होगा, तब ये नहीं जाएगी इलेक्ट्रिसिटी आगे। तो ये क्या है, सर्किट को पूरा करने और उसको ब्रेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? स्विच का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा, स्विच या कुंजी इसका सही आंसर है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक होता है? तो मनुष्य में जो हमारे अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसको जो है ज़रूरत होती है किसकी? आयोडीन की, सी ऑप्शन। इसको जानते हैं आप, बहुत सिंपल है ये। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है।
दीवार से एक प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है 17.2 मीटर। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? सपोज करिए ये एक दीवार है, यहाँ पर आप खड़े हैं, आपने कुछ बोला ज़ोर से, जब आप ज़ोर से बोलेंगे ये आवाज़ यहाँ टकरा कर आपके कानों तक वापस आएगी। तो ये जो आवाज़ टकरा कर वापस आपके कान में आएगी, इसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको। ठीक है, तो इसी की रेंज कितनी होनी? 17.2 मीटर। इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस ज़रूरी है। जेट इंजन जो होते हैं ये किस घटना पर या किस लॉ पर काम करते हैं बताना है आपको। तो जेट इंजन जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखिक संवेग का संरक्षण पर ये आधारित होते हैं। गति जो कुछ समय के बाद अपने आप को दोहराती है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी गति कहलाती है? सपोज करिए ये एक कोई पिंड यहाँ लटका दिया है हमने, कोई वस्तु है और इसको पकड़ के खींच दीजिए। आप इसको पकड़ के खींचा आपने, पहले ये यहाँ पर आ गई, अब इसको यहाँ से छोड़ दीजिए तो ये यहाँ पर भी जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर से वापस आएगी यहाँ, फिर ऐसे ही करती रहेगी। तो ये क्या है? अपनी गति को बार बार दोहरा रही है। ठीक है, अपनी गति को बार बार ये दोहरा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, जब कोई पिंड या कोई भी वस्तु अपनी गति को, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करती है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हिंदी में कहते हैं आवधिक। ये आवधिक पीरियोडिक के लिए हैं, यूनिफॉर्म को तो हम एक समान कहते हैं। ठीक है, जब कोई गाड़ी या कोई भी वाहन बिल्कुल सेम स्पीड पे, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यही मेंटेन करके रखे कई हज़ार किलोमीटर तक चला जाए वो, ये होती है एक समान गति। ये कभी वापस लौट के नहीं आती, इस पर चलती चली जाती है एक समान गति से। तो ये पीरियोडिक मोशन है, इसको याद रखेंगे। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन सा होना आवश्यक होता है? तो पारा और अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी हुई मिश्र धातु को हम पारद मिश्रण कहते हैं या अमलगम इसको बोला जाता है। इसको याद रखेंगे। केवल लोहे को छोड़कर सारी धातुएं पारे के साथ मिलकर अलॉय यानी मिश्र धातु बना लेती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। जब पानी मिलाने के बाद में मिश्रण में भारी घटक नीचे की सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैसे ही कोई मिश्रण हमारे पास है, मिक्सचर, उसमें पानी में हम मिलाते हैं तो जो भारी घटक होते हैं आप जानते हैं कि तली में बैठ जाते हैं, उस जिसमें भी वो पात्र में भरा होता है, और इस तरह से सतह पर बैठ जाना मिश्रण के भारी घटकों को, इसको हम बोलते हैं अवसादन या सेडिमेंटेशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखें। उस दिन को वर्षा दिन या रेनी डे माना जाता है जिस दिन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में हम जानते हैं जो वर्षा होती है वो मानसून की वजह से होती है, जो हिंद महासागर और या आप कह सकते हैं अरब महासागर की ओर से जो हवाएं आती हैं उन पर निर्भर करती हैं हमारे देश की जो बारिश है। तो जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है, जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। इसको याद रखेंगे। वर्षा की तीव्रता आप किससे मापते हैं? वर्षा मापी का इस्तेमाल करते हैं, रेन गेज का। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में। आप जानते हैं चेरापूंजी में कहाँ? मौसीन राम में। रुई की एक गांठ या वेट ऑफ 1 कॉटन बेल, ये बेल है, रुई की एक गांठ, छोटी गांठ नहीं है, बेल एक टर्म है। ठीक है, तो रुई की एक गांठ का वजन 180 किलोग्राम होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आज के हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए इन मॉक टेस्ट को। जितने खास आप जितनी अच्छी तरह से यहाँ पे इनको समझ पा रहे हैं, ठीक उसी तरह से आगे वाले भी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ रहेंगी। आज हम करंट अफेयर्स का एक मॉक टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे जिसमें हम करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट, सितंबर से मैं शुरू करूँगा उन क्वेश्चंस को जहाँ से हमारी टाइगर सेंसस हुई थी, या आप कह लेंगे 370 जो धारा हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना जाने आ ही सकते हैं क्योंकि इस गैप में एग्जाम अब काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी रिवीजन के तौर पर हम करवा देंगे उनको, उनका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ से, पिछले वीडियोस पे तो रिस्पांस बहुत कम ही रहता है आपका, लेकिन अब शेयर करना शुरू कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से। हम सारे टेस्ट, सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। थैंक यू सो मच।